और इस समय हम लोग कर रहे हैं अयोध्या अधिवेशन। अयोध्या का नाम सुनते ही बहुत सारी बातें आपके मन में, जिसको कहते हैं कि उसको देखने की, उसको वहां जाने की, सरयू में नहाने की, बहुत सारी ऐसी बातें आपके मन में उत्पन्न होती है, इच्छा होती है। और अब जिस तरीके से राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, लोगों को लगता है कि आखिर राम का मंदिर कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, रामलला कहाँ विराजेंगे, उनका सिंहासन कैसा होगा। और यहाँ इतनी सारी बातें राम की तो होती ही हैं, लेकिन राजनीति भी शुरू हो जाती है। राजनीति से भी इनकार नहीं करते हैं। हम लोग अभी बात करेंगे केशव प्रसाद मौर्य से, जिनकी राजनीति इसी अयोध्या से शुरू हुई, यही फली फूली, और इस राजनीति ने केशव प्रसाद मौर्य को कितनी ऊंचाई पर ले जाने का काम किया। तो अभी हमारे साथ केशव प्रसाद मौर्य जी जुड़ रहे हैं। और ये बड़े इत्तेफाक की बात है कि केशव जी को आज आना था, लेकिन कुछ ऐसी सरकारी व्यवस्थाएं थीं जिसकी वजह से वो अयोध्या नहीं आ सके। अयोध्या से उनका बड़ा गहरा लगाव है। केशव जी, आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बहुत स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद है श्री अरविंद जी। मैं सबसे पहले तो इंडिया न्यूज के माध्यम से अयोध्या नाथ को, अयोध्या की धरती को, हनुमानगढ़ी में हनुमान जी को, सरयू मैया को, और उस धरती पर चूँकि अनेक सिद्ध संत महात्मागण हैं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और आज मैं नहीं आ पाया प्रत्यक्ष रूप से, इसका मुझे भी खेद है। और लेकिन आपके साथ मैं वर्चुअल जुड़ पा रहा हूं, लाइव जुड़ पा रहा हूं, इसकी खुशी भी है और आपको धन्यवाद भी देता हूं। केशव जी, बड़ी सारी यादें यहाँ से आपकी जुड़ी हुई हैं, बड़ी लंबी राजनीति आपकी रही है, और मैं समझता हूँ कि आप भाग्यशाली थे। आप उन लोगों में थे जिनको भगवान राम के लिए समर्पित होने का, सेवा करने का मौका मिला। हाँ, निश्चित तौर से यह मेरे लिए अत्यधिक सौभाग्य का विषय है कि श्री राम जन्मभूमि पर लगे हुए ताले को खोलने से लेकर के श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की शुरुआत होने तक हर उस कार्यक्रम का, ऐतिहासिक कार्यक्रम का मैं साक्षी रहा हूँ, आंदोलन का हिस्सा रहा हूँ। जब निर्माण का कार्य, जब कार सेवा का कार्यक्रम, हर समय मुझे उपस्थित रहने का सौभाग्य मिला। और आज मेरे लिए यह सुखद दिन है कि तमाम सारी लड़ाई लंबे कालखंड तक जो चली, बड़ा भारी बलिदान हुआ, उसके बाद आज रामलला का भव्य मंदिर जब बनता हुआ देखता हूँ तो एक राम भक्त के नाते छाती चौड़ी होती है, मन प्रसन्न होता है। और हम लोगों को लगता है कि आने वाली पीढ़ियों को हम लड़ाई दे करके नहीं, लड़ाई को खत्म करके भव्य राम मंदिर निर्माण करवा करके अपनी आंखों के सामने देने का काम कर पा रहे हैं। केशव जी, जो राम राज्य की परिकल्पना थी आप लोगों के मन में, जो संघर्ष आप लोगों ने राम राज्य की परिकल्पना के लिए किया, मैं समझता हूं कि आप उसको कितना हद तक पूरा होते हुए देखते हैं, क्योंकि 1 महीना का कार्यकाल जो है आप के शपथ लेने के बाद पूरा हुआ। तो राम राज्य की जो परिकल्पना है उसको मैं समझना चाहता हूं आपके जरिए, कि जो राम राज्य देखेगा, देश और दुनिया देखेगा, क्योंकि अयोध्या तो संदेश देती है, लोगों को रास्ता दिखाने का काम करती है। जी देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारे यह सरकार की दूसरी पारी का 1 महीना और 2 दिन बीता है। और इसको मैं अपने आप अगर प्रशंसा करूंगा तो वह मुझे लगता है कि लगेगा कि हम अपने आप ही अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। इसकी प्रशंसा उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही नहीं, देश में भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास के काम हो रहे हैं, जो गरीब कल्याण के काम हो रहे हैं, जो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वप्न को साकार करने वाले काम हो रहे हैं, उन कामों का संदेश पूरे देश में जाता है। एक अलग प्रकार की छवि उत्तर प्रदेश की निर्मित हुई है और उत्तर प्रदेश अब विकास के पथ पर तीव्र गति से आगे बढ़ चुका है। और यही सच्चा राम राज्य है, जहां कोई गरीब भूखा ना रहे। अगर बीमार, पहले तो बीमार ना हो, अब हम ये तो नहीं कर सकते कि बीमार कैसे हो कैसे नहीं, लेकिन बीमार हो तो इलाज के अभाव में वो जीवन ना खो दे, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की है, उसका लाभ दे रहे हैं। हर गरीब का अपना मकान हो, अपना उसका भी शौचालय हो, उसके घर में भी बिजली हो, उसके बच्चे भी पढ़ें, उसके घर में भी गैस का कनेक्शन हो, उसके घर में भी पीने के पानी के लिए
नल से जल पहुंचे, या सारा जो यज्ञ चल रहा है यही सच्चा राम राज्य होता है। कानून व्यवस्था दुरुस्त है, और इसको मैं यह मानता हूं कि यही वह चीजें हैं जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, और आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के अंदर देने में सफल हो पा रहे हैं। जी किशोर जी, आप लोगों का जो सपना है कि भाई सबके लिए जो है कानून समान हो, सबको पढ़ाया जा सके, सबको जो है रोजगार दिया जा सके, सबके घरों में बिजली जले, सबके घरों तक सड़कें हो, लेकिन कॉमन सिविल कोड की बात अभी आपने 2-3 दिन पहले की थी, मुझे याद है। लेकिन आज हमने देखा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल कहा कि भाई हम तो कॉमन सिविल कोड को मानते ही नहीं है, हमारा तो अलग ही व्यवस्था है। आप कैसे देखते हैं इस बात को और इस टिप्पणी को? देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास, यह भी एक तरह से समानता का संदेश है, समरसता का संदेश है। विकास के काम में, गरीब कल्याण के काम में, चाहे वह बिजली देने का हो, चाहे रसोई गैस देने का हो, चाहे आवास देने का हो, चाहे शौचालय बनवाने का हो, चाहे राशन देने का हो, चाहे आयुष्मान भारत का कार्ड देने का हो, किसी योजना में कोई भेदभाव नहीं है। यही सच्चा राम राज्य है। और इस सच्चे राम राज्य की दिशा में कुछ बाधाएं आएंगी, आने दीजिए, उसकी मैं समझता हूं उस पर प्रतिक्रिया देना, फिर उधर से प्रतिक्रिया आएगी, फिर इधर से प्रतिक्रिया आएगी। हम लोगों ने जो वादा किया, जो हमारी विचारधारा है, जो हमारा वैचारिक अधिष्ठान है, उसके आधार पर हम लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। यह भी एक बड़ा विषय है, इस विषय की चर्चा हुई है और उस विषय की चर्चा अलग प्रकार से आप सब हमारे मीडिया के मित्रगण उसको उठाने का भी काम करते हैं, लेकिन जिससे देश का भला हो, देशवासियों का भला हो, वह हर काम डबल इंजन की सरकार के माध्यम से किया गया है, किया जाएगा। उसको लेकर के किसी भी प्रकार का हम लोगों के मन में विवाद का भाव नहीं है। तो केशव जी, आपको लगता है कि उसमें आने वाली हर तरह की अड़चनें जो है आप लोग दूर कर लेंगे, बाधाएं दूर कर लेंगे? देखिए अभी तो हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, एक ही ध्यान है, एक ही प्रयास है। जो गरीब कल्याण का यज्ञ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चल रहा है, उस यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न करें। अभी जो काम चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने का, अयोध्या में श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का, बाबा विश्वनाथ जी के धाम का, डबल इंजन की सरकार में जब प्रयागराज का भव्य और दिव्य कुंभ संपन्न होता है तो उसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है कि विश्व का सबसे बड़ा मेला संपन्न होता है, सकुशल संपन्न होता है, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहता। तो अभी जो हमारा ध्यान है वह पूरी तरह से इस पर है। बाकी जो हमारे विचार से जुड़े हुए विषय हैं, वह विचार से जुड़े हुए विषय एक एक करके उनका समाधान हुआ है, हो रहा है, जो बचा है आगे होगा, ऐसा विश्वास रखें सब लोग। केशव जी, मैं अभी हाल में अध्ययन कर रहा था तो वोटों को देख रहा था कि भाई कहाँ पे किस तरीके से वोट पड़े। मैं इस बात का भी अध्ययन कर रहा था कि भाई आप लोगों ने जिन योजनाओं को लागू करना था पूरे प्रदेश में, उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। आपने उज्ज्वला का कनेक्शन भी दिया, आपने उनके घर पे बिजली का कनेक्शन भी देने का काम किया, आपने उनकी बेटियों के शादी को कराने का भी काम किया, आपने उनके घर तक सड़कों को बनवाने का भी काम किया। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जो विश्वास आपने व्यक्त किया, उस विश्वास के हिसाब से आपको उन लोगों का वोट नहीं मिला, ये मेरे मन में एक बड़ा सवाल है। और वो विश्वास क्यों नहीं व्यक्त हो पा रहा है? कभी क्या इसके बारे में आप लोग भी बहुत चिंतन और मनन करते होंगे, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों होता है? देखिए हम लगातार 2014, 2017, 2019, 2022 4 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है। हम सबको चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति विचार, सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्य और उसमें कोई भेदभाव किए बगैर सबको न्याय देने की व्यवस्था, यह सब हम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अभी जो विपक्ष के अंदर बड़ी संख्या में ऐसे नेता हैं जो बरगलाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, और भाजपा विरोध में वो भारत विरोध करने वालों का भी साथ लेने की कोशिश करते हैं। उसके कारण कुछ लोगों को अभी समझ में नहीं आया है, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है
कि आने वाले समय में जो अभी हमें नहीं समझे 2024 में समझ करके और हमारी झोली भरेंगे। हम उत्तर प्रदेश में फिर से 75+ के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में फिर से सरकार बनाने का काम करेंगे। बहुत बड़ी संख्या में लोग, अब पहले तो चाहे पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित वर्ग हो, इसको तो भाजपा का दुश्मन बताते थे, भाजपा इनके दुश्मन है, इनको वोट मत, इनके पास मत जाओ। लेकिन उस दीवार को हमने ढाई, अभी एक दीवार और खड़ी किए हैं कुछ जातियों के आधार पर, कुछ समुदायों के आधार पर। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में यह दीवार भी ढह जाएगी और पूरा सच्चा रामराज पूरा देश भाजपामय और मोदीमय हो जाएगा। केशव जी, 2024 को तो आप लोग खैर कितनी चुनौती मानते हैं, मैं इसको लेके क्या कहूं, लेकिन मैं पूर्वांचल का अध्ययन कर रहा था केशव जी। पूर्वांचल में आप क्या किसी तरह की कोई चुनौती देखते हैं? क्योंकि विधानसभा के रिजल्ट ने मुझे एज ए पत्रकार होने के नाते ये सोचने पे तो मजबूर किया, एज ए नेता होने के नाते आप क्या सोचते हैं? देखिए, जहां पर कुछ निश्चित तौर से स्थानीय स्तर पर कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि कहीं 10,000 से, कहीं 5,000 से, कहीं 15,000 से, कहीं 20,000 से हमारा जो वोट था वह भी किसी कारण से झूठ बोल करके इस प्रकार से बरगलाने का काम विपक्ष ने किया कि जिससे वो वोट तो हासिल कर ले गए, लेकिन वो सत्ता के निकट नहीं आ सके और कभी आने की निकट भविष्य में संभावना भी नहीं दिखती है। जो वोट गया है वो सब आज कह रहे हैं कि हाँ, हमसे गलती हुई, हम भाजपा के साथ रहते तो अच्छा रहता। तो आज वो भाजपा के साथ फिर से वापसी कर रहे हैं, फिर से भाजपा से जुड़ रहे हैं। भाजपा का संगठन फिर बूथ स्तर तक संगठन के माध्यम से मजबूत हो रहा है और हम सबको जोड़ करके, सबको सम्मान दे करके, सबको स्थान दे करके, सबको प्रतिनिधित्व दे करके, कोई भी हिस्सा अगर हमसे असंतुष्ट है तो हम अध्ययन करेंगे, समीक्षा करेंगे और समीक्षा करके उसमें सुधार करके उन सबको भी अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे जो किसी कारण से 2014 में हमारे साथ थे, 17 में थे, 19 में थे, 22 में किसी कारण से कहीं चले गए होंगे। वैसे हर जगह हमारा वोट जो नंबर है 2017 के विधानसभा चुनाव में जितने वोट हमें मिले थे, कई जगह हमारे वोट उससे ज्यादा मिले, कहीं 60,000 मिले थे तो 1 लाख मिले, लेकिन एक वोटों का भी ध्रुवीकरण हुआ। सारा विपक्ष, कांग्रेस, बसपा आदि ये तो पूरे चुनावी मैदान से बाहर हो गए। तो एक समाजवादी पार्टी के पक्ष में एकजुटता कुछ लोगों ने दिखाने की कोशिश की, उसके परिणाम स्वरूप निश्चित तौर से पूर्वांचल की कुछ सीटें हम लूज किए हैं, लेकिन हम आने वाले समय में इसको सुधार कर लेंगे और उनको अपने साथ फिर आत्मसात करेंगे, जोड़ेंगे और भाजपा के माध्यम, सरकार के माध्यम से, डबल इंजन सरकार के माध्यम से उनकी सेवा में कमी नहीं रखेंगे और उसके आधार पर फिर से वो भाजपा को अपना आशीर्वाद देंगे। ऐसा विश्वास के साथ हम काम करेंगे। जी केशव जी, ये मैं कह रहा था कि बहुत सारे साथी जो है आपके करीबी इस बार पार्टी छोड़ के दूसरी जगह चले गए हैं, आप जो है उनको जोड़ने की भी बात कर रहे हैं। तो उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उसमें दारा सिंह चौहान हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं तो क्या भाजपा इनका स्वागत करेगी क्या? देखिए, अभी मैं मानता हूं कि किसी नेता के जाने से वोट नहीं गया है। झूठ फैलाने से कुछ वोट हमारा उनके पास जरूर चला गया था, लेकिन वह नेता कहीं और रह जाएंगे, लेकिन वोटर हमारे पास आएगा, ये मेरा विश्वास है। बहुत सारे लोगों के घर गिरा दिए जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अगर भाजपा की कोई बात नहीं मान रहा है तो आप लोग बुलडोजर भेज दे रहे हैं। इसकी भी बड़ी चर्चा चल रही है केशव जी। नहीं, देखिए, ये बहुत लोगों के नहीं, ये कहना मुझे लगता है अनुचित होगा। जो अपराधी है, जो माफिया है, जो सरकारी जमीन को किसी गरीब किसान, मजदूर, व्यापारी की जमीन को कब्जा किया है, तो ये खाली करना तो न्याय व्यवस्था का हिस्सा है और उस न्याय व्यवस्था के अंतर्गत कहीं बुलडोजर चलाने की जरूरत पड़ रही, बुलडोजर चलाया जाता है, लेकिन वह अवैध निर्माणों को गिराने के लिए, वैध निर्माणों को गिराने के लिए नहीं, किसी गरीब का घर गिराने के लिए नहीं, किसी गरीब को सताने के लिए नहीं। जो माफिया जिसके खौफ से कोई शिकायत ही नहीं करता था, आज उनका खौफ खत्म हो गया, वो लोग शिकायत करते हैं, शिकायत में जांच कराई जाती, जांच में उनका अवैध निर्माण पाया जाता है, तो बुलडोजर इसके लिए तैयार है। वह अवैध निर्माण खाली करके वहां गरीबों के मकान बनाने की तैयारी हो रही है, तो इसका सब लोग स्वागत कर रहे हैं। एक मुट्ठी भर जो अपराधी हैं, जो समाजवादी पार्टी में आपराधिक मानसिकता के लोगों के संरक्षक हैं, वह इसका विरोध कर रहे हैं। उनके विरोध की परवाह किए बगैर जिससे गरीब का हित होगा वह सारा काम
जिससे कानून व्यवस्था बनी रहे, वह सारा काम, जिसे माफियाओं पर, अपराधियों पर लगाम लगे, वह सारा काम हमारी सरकार ने पहले कार्यकाल में किया, दूसरे कार्यकाल में और तेजी से हम कर रहे हैं और करेंगे। केशव जी, मेरा आखिरी सवाल है, राम मंदिर, अयोध्या, सरयू, इन सबों को आपको बहुत करीब से देखने का मौका मिला है। हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि जो भविष्य की अयोध्या बनने जा रही है, जो अयोध्या नगरी की पूरे देश और पूरे दुनिया में चर्चा है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या होने जा रहा है यहाँ पे? देखिए, मैं श्री रामलला का जो भव्य मंदिर बनने वाला है उसे आपने भी देखा होगा, जो राम भक्त आते हैं वह भी देखते हैं, वो समझते हैं। लेकिन मैं चूंकि श्री अयोध्या धाम के भव्य निर्माण का भी जो कार्यक्रम है, जो कार्य योजना है, वह भी मैं लगभग जानता हूं और मैं कल्पना कर सकता हूं कि आने वाले समय में जो श्री अयोध्या धाम होगा वह रामलला की जन्मभूमि के साथ साथ वह भी इस प्रकार से विकसित होगा जहां भारत ही नहीं दुनिया भर से लोग आकर के देखना चाहेंगे, अयोध्या नाथ के दर्शन करना चाहेंगे, बजरंगबली जी के हनुमानगढ़ी में दर्शन करना चाहेंगे, वह आके सरयू मैया के दर्शन करना चाहेंगे, वह अयोध्या का भ्रमण करना चाहेंगे, अयोध्या में अनेक प्रकार की लीलाएं होती हैं, उन लीलाओं को देखना चाहेंगे, अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा, श्री राम वनगमन मार्ग, श्री राम जानकी मार्ग, यह सब जो बन रहे हैं, इनके मार्गों में जो अनेक प्रकार के निर्माण होने वाले हैं, जो वहाँ पर उनकी लीलाएं दिखाई जाने वाली हैं, वह लीलाओं की मैं कल्पना करके मैं यह सोच सकता हूँ कि जितना अच्छा से अच्छा यह कार्य किया जा सकता है, दोनों सरकारों के माध्यम से, समाज के सहयोग के बल पर, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट बना है, वो ट्रस्ट के माध्यम से अयोध्या नाथ के मंदिर के निर्माण सहित अयोध्या में जो काम उनको करना है वो कर रहे हैं। बाकी सरकार के माध्यम से जो काम होना चाहिए, डबल इंजन की सरकार का खजाना अयोध्या नाथ के चरणों में समर्पित है। चलिए केशव जी, मैं उम्मीद करूंगा कि जो डबल इंजन की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उनके साथ जो है एक बड़ा विकास का मार्ग पूरे देश और दुनिया में बहे और यहाँ से जो संदेश जाए, मैं समझता हूँ कि उसको लोग आत्मसात करें। आपने इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।